चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। संबंध को इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं तथा फलन को इंग्लिश में फंक्शंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं संबंध एवं फलन की पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे। भूमिका तथा संबंधों के प्रकार। आप लोगों ने 11वीं कक्षा में संबंध, फलन, प्रांत यानी कि डोमेन, सहप्रांत यानी कोडोमेन तथा परिसर आदि के बारे में पढ़ा होगा। इसमें हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। पहला देखते हैं रिक्त संबंध। तो चलिए जानते हैं रिक्त संबंध क्या होता है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात R बराबर में फाई है जो कि A क्रॉस A का एक सबसेट है, यानी उप समुच्चय। अगली परिभाषा देखते हैं। सार्वत्रिक संबंध। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात R बराबर है A क्रॉस A के। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि A किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, तब R बराबर A, B जहां A B की बहन है द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। तो देखिए यहाँ पर स्कूल बालकों का है, यानी यहाँ पर लड़कियां नहीं हैं, और अगर यहाँ पर लड़कियां नहीं हैं तो A B की बहन है, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। यानी अगर हम बात करें कि एक स्कूल में सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं तो उस स्कूल के किसी दो विद्यार्थियों में ऐसा संबंध पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं। तो ये रिक्त संबंध कहलाएगा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। R डैश बराबर है A, B जहां पर A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। तो आप लोग जानते हैं 3 मीटर लंबाई कितनी होती है। हमें ये बताना है कि A तथा B दो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी ऊंचाइयों का बीच का अंतर 3 मीटर से कम है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सभी विद्यार्थियों के बीच का अंतर 3 मीटर से कम ही होगा। 3 मीटर से अधिक किसी भी दो व्यक्तियों की ऊंचाइयों का अंतर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के संबंध को हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। अब समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि प्रत्येक स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी कि हर एक छोटा a बड़े A के समुच्चय में है के लिए A, A R में बिलोंग करेगा। इसको हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। दूसरा परिभाषा है सममित यानी कि सिमेट्रिक। सममित कहलाएगा यदि समस्त A1, A2 बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए A1, A2 बिलोंग्स टू R से A2, A1 बिलोंग्स टू R प्राप्त होता है। यानी अगर दो कोई एलिमेंट समुच्चय A में है तो A1, A2 R में अगर है तो A2, A1 भी R में होगा। इसको भी हम एक उदाहरण से समझेंगे। थर्ड, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। संक्रामक कहलाएगा यदि समस्त
A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A के लिए A1, A2 बिलोंग्स टू R तथा A2, A3 बिलोंग्स टू R से A1, A3 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। यानी कोई भी तीन एलिमेंट अगर कैपिटल A यानी कि समुच्चय A में है तथा A1 का संबंध A2 से है तथा A2 का संबंध A3 से है, तो A1 का संबंध A3 से हो तो हम इसको संक्रामक कहेंगे। A पर परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह स्वतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रामक हो। यानी जो ये तीन कंडीशंस हैं, ये तीनों अगर हैं तो हम ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में R बराबर T1, T2 इस प्रकार से परिभाषित है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। ये एक ऐसा संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो चलिए एक एक करके तीनों को चेक करते हैं हम। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। माना कि T1 T में बिलोंग करता है, यानी कि T1 एक त्रिभुज है जो कि समुच्चय T में है। मान लेते हैं T1 त्रिभुज ABC है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप जानते हैं कि ये ऑब्वियस है कि त्रिभुज ABC अपने आप के सर्वांग सम होगा, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABC के। अर्थात हमें प्राप्त होता है T1 सर्वांग सम है T1 के। यानी अगर ये दोनों आपस में सर्वांग सम है तो ये इस संबंध को सेटिस्फाई करते हैं, यानी T1, T1 बिलोंग करता है R में। तो संबंध R स्वतुल्य है। चलिए अब चेक करते हैं क्या ये सममित है। माना कि T1 और T2 दो ऐसे त्रिभुज हैं जो समुच्चय T में है। अब T1 T2 बिलोंग करता है R के, यानी T1 सर्वांग सम है T2 के। अगर T1 T2 के सर्वांग सम है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा। और अगर T2 T1 के सर्वांग सम है अर्थात T2, T1 बिलोंग करता है R में, यानी संबंध R सममित है। तो यहां से हमने ये देखा कि हमें इस तरीके से सिद्ध करना है कि अगर T1 T2 के संबंधित है तो हम अगर ये सिद्ध कर पाए कि T2 भी T1 के संबंधित है तो ऐसे संबंध सममित कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। माना कि T1, T2, T3 ऐसे तीन त्रिभुज हैं जो समुच्चय T में बिलोंग करते हैं तथा T1, T2 बिलोंग करता है R में तथा T2, T3 बिलोंग करता है R में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि T1 सर्वांग सम है T2 के तथा T2 सर्वांग सम है T3 के। तो क्या आप जानते हैं सर्वांग सम के रूल्स को अगर हम जाने तो अगर एक त्रिभुज T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 T3 के सर्वांग सम है, इसका अर्थ है कि T1 T2 के सर्वांग सम है तथा T2 T3 के सर्वांग सम है। यानी इससे हमें प्राप्त होता है कि T1 T3 के सर्वांग सम है। और अगर T1 T3 के सर्वांग सम है तो संबंध के परिभाषा के हिसाब से T1, T3 बिलोंग करता है R में, यानी संबंध R संक्रामक है। अब क्योंकि संबंध R स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है, इसीलिए यह एक तुल्यता संबंध है। तो इस वीडियो में हमने संबंधों के प्रकार पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम फलनों के बारे में पढ़ेंगे, यानी फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन का पार्ट 2 पढ़ेंगे।
संबंध एवं फलन को इंग्लिश में रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे। फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार में पहली परिभाषा हम पढ़ेंगे एकैकी अथवा एकैक। एक फलन f जो x से y में परिभाषित है एकैकी अथवा एकैक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, अर्थात प्रत्येक x1 x2 belongs to x के लिए fx1 बराबर है fx2 का तात्पर्य है कि x1 बराबर है x2, अन्यथा f1 बहु एक फलन कहलाता है। एकैकी का इंग्लिश में अर्थ होता है 1-1 और एकैक को इंग्लिश में हम इंजेक्टिव कहते हैं। इसी प्रकार बहु एक का अर्थ होता है मैनी वन। चलिए परिभाषा का अर्थ समझते हैं। एकैकी का अर्थ यानी 1-1 का अर्थ ये हो गया कि f के अंतर्गत x के जितने भी अवयव होंगे यानी जितने भी एलिमेंट होंगे उसके प्रतिबिंब भी अलग अलग होंगे यानी भिन्न भिन्न होंगे। यानी अगर हम कोई प्रतिबिंब यानी fx1 बराबर fx2 लेते हैं, ये जब ही पॉसिबल होगा अगर हमारा x1 बराबर होगा x2 के। यानी एकैकी से बढ़िया हम 1-1 से इसका अर्थ अच्छे से समझ सकते हैं कि हर एक x के लिए जो प्रतिबिंब होगा वो भी सिर्फ एक ही होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां देखिए x1 प्रांत है तथा x2 सह प्रांत है और फंक्शन का नाम है f1। अब आप देख सकते हैं कि x1 में जो एक है उसका एक ही प्रतिबिंब है a, इसी प्रकार 2 का एक प्रतिबिंब है b, 3 का भी एक ही प्रतिबिंब है d और 4 का भी एक ही प्रतिबिंब है c। तो आप देख सकते हैं कि प्रांत में जितने भी अवयव हैं 1, 2, 3, 4 इन सभी के एक ही प्रतिबिंब है इसके सह प्रांत में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए प्रांत है a और सह प्रांत है b। तो आप देख सकते हैं कि प्रांत में जो x है उसका एक प्रतिबिंब है सह प्रांत में जो कि है 1। इसी प्रकार y का भी एक प्रतिबिंब है, z का भी एक ही प्रतिबिंब है और w का भी एक ही प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार के फलन को हम एकैकी अथवा एकैक कहते हैं। चलिए देखते हैं बहुएक। यहाँ देखिए f2 एक फलन है जो x1 से x2 पर परिभाषित है। x1 हमारा प्रांत है तथा x2 सह प्रांत है। अब आप यहाँ देख सकते हैं सह प्रांत में जो ये b है ये दो संख्याओं का प्रतिबिंब है, यानी 1 का प्रतिबिंब भी b है तथा 2 का प्रतिबिंब भी b है। तो इस प्रकार के फलन को हम बहु एक फलन कहते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ f3 एक फलन है जो x1 से x3 पर परिभाषित है। यहाँ पर भी अगर हम देखें सह प्रांत में तो a एक ऐसा अवयव है जो दो संख्याओं का प्रतिबिंब है, यानी दो अवयवों का प्रतिबिंब है। 1 का प्रतिबिंब भी a है तथा 2 का प्रतिबिंब भी a है। तो ऐसे फलन को हम बहु एक फलन कहते हैं। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। फलनों के प्रकार में दूसरा प्रकार है आच्छादक अथवा आच्छादी। एक फलन f जो x से y पर परिभाषित है आच्छादक यानी ऑनटू अथवा आच्छादी यानी सर्जेक्टिव फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत y के प्रत्येक अवयव x किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, अर्थात y जो कैपिटल Y में बिलोंग करता है के लिए कैपिटल X यानी प्रांत में से ऐसे अवयव x का अस्तित्व है जिसके लिए fx बराबर होगा y के। चलिए एग्जाम्पल से इसका अर्थ भी समझते हैं।
यहाँ पर f3 एक फलन है जो x1 से x3 पर परिभाषित है। यहाँ पर यह हमारा सहप्रांत है। आप देख सकते हैं कि सहप्रांत में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसका प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है। इसी प्रकार दूसरे फलन को देखिए f जो x से y में परिभाषित है। यहाँ पर सहप्रांत कैपिटल Y है और आप देख सकते हैं कि fx जो है वो कैपिटल Y के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं आच्छादक अथवा आच्छादी में ऐसे फलन जिसमें जो परिसर है वो सहप्रांत के बराबर आ जाए। आप जानते हैं परिसर होगा fx तथा सहप्रांत है y। तो ऐसे फलन जहां पर सहप्रांत तथा परिसर आपस में बराबर हो जाएं, ऐसे फलन को हम ऑनटू कहते हैं। चलिए एक ऐसे फलन का एग्जाम्पल लेते हैं जो आच्छादक नहीं है। इस फलन को देखिए, इसमें प्रांत है 1, 2, 3, 4 तथा सहप्रांत है a, b, c, d तथा अब आप देख सकते हैं कि इसका परिसर क्या है a, b, d। यानी यहाँ पर एक अवयव c ऐसा है जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। यानी यहाँ पर हमें मिलता है कि परिसर जो है वो पूरी तरीके से सहप्रांत के बराबर नहीं है, इसलिए ये फलन एक आच्छादक फलन नहीं है। चलिए तीसरा प्रकार देखते हैं, एकैकी तथा आच्छादक। इसको हम एकैकी आच्छादी भी कहते हैं। ये वो फलन होते हैं जो एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो ऐसे फलन जो एकैकी तथा आच्छादक दोनों ही होते हैं उसको हम एकैकी आच्छादी कहते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो एग्जाम्पल दिया है वो एकैकी भी है तथा आच्छादक भी है। चलिए उदाहरण देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f जो n से n पर परिभाषित है एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है। यहाँ पर जो कैपिटल N है वो नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या को दर्शाता है। चलिए हल देखते हैं। पहले चेक करते हैं क्या ये फलन एकैकी है या नहीं। इसके लिए x1 x2 मान लेते हैं n में बिलोंग करता है जो हमारा प्रांत है तथा fx1 बराबर है fx2 के। यानी ये कंडीशन है हमारा कि अगर हमारा fx1 बराबर है fx2 के यानी 2x1 बराबर होगा 2x2 के। यहाँ पे हमने फंक्शन जो परिभाषित है fx बराबर 2x वो रखा है। अब आप 2 से 2 को काटेंगे तो ये आया x1 बराबर x2। यानी परिभाषा के हिसाब से अगर fx1 बराबर है fx2 के तो हम प्राप्त कर पा रहे हैं कि x1 भी x2 के बराबर है। तो इस प्रकार से हम ये प्राप्त करते हैं कि ये फलन एकैकी है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कंडीशन बस इतनी है कि किसी भी fx1 बराबर fx2 के लिए अगर हम ये प्राप्त कर पाते हैं कि x1 बराबर x2 है तो ये फलन एकैकी होगा। अगर हम नहीं कर पाते हैं कि x1 बराबर x2 है तो ये फलन एकैकी नहीं होगा। चलिए देखते हैं आच्छादक है या नहीं। इसके लिए हम y बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी सहप्रांत में देखेंगे। हम शुरू करेंगे सहप्रांत से। सहप्रांत से हम रैंडमली एक अवयव उठाएंगे और हम ये सिद्ध करेंगे कि एक रैंडम अवयव भी अगर हम उठाते हैं सहप्रांत से तो वो किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। और अगर हम ये सिद्ध कर पाते हैं तो ये फलन आच्छादक कहलाएगा और अगर हम ये नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो ये आच्छादक फलन नहीं कहलाएगा। अगर y n में बिलोंग करता है यानी सहप्रांत में तब fx बराबर होगा y के। fx का मान है 2x प्रश्न के अनुसार, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y। अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त होता है y बटे में 2। अब ये जो x है वह प्रांत में है, तो क्या ये x प्रांत में है या नहीं चेक करते हैं। अब आप सिंपली देखिए y बटे में 2 है। y अगर नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या में है तो हर एक सम संख्या के लिए
तो x प्रांत में है, यानी अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे तो 2/2 1 होगा, वो प्रांत में है। 4 रखते हैं अगर y की जगह पे तो 4/2 2 होगा, वो भी प्रांत में है। पर क्या हम अगर y की जगह पर 3 रखें, 3 एक प्राकृत संख्या है, अगर मैं यहाँ 3 रखूं तो 3/2 जो कि 1.5 है वो प्रांत में नहीं है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ये लेते हैं हम प्रांत तथा सहप्रांत। जो आप दाईं साइड पर देख रहे हैं वो सहप्रांत है तथा बाईं साइड वाला प्रांत है। अब आप देखिए, क्या सहप्रांत में जितनी भी संख्याएं हैं वो किसी न किसी संख्या का प्रतिबिंब है? चलिए देखते हैं। 1 किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है, यानी यहां पर x की जगह पे कोई भी ऐसी संख्या हम नहीं रख सकते हैं जिसकी वजह से आंसर हमारा 1 आ जाए। अब आप देख सकते हैं fx बराबर यहाँ पे फंक्शन 2x है, तो 1 प्राप्त करने के लिए मुझे x की जगह पर 1/2 रखना होगा, और 1/2 प्राकृत संख्या नहीं है। इसी प्रकार आप देखिए 2 1 का प्रतिबिंब है, यानी अगर मैं x की जगह पर 1 रखूं तो आंसर मेरा 2 आएगा। 3 किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है। इसी प्रकार 4 2 का प्रतिबिंब है। तो आप देख सकते हैं हर दूसरी संख्या किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है। 1 3 5 7 एंड सो ऑन, जितनी भी विषम संख्याएं हैं, इन विषम संख्याओं का कोई भी प्री इमेज प्रांत में नहीं है, यानी ये संख्याएं किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फलन आच्छादक नहीं है। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं जो ये फलन प्राकृत संख्या पर परिभाषित है, अगर ये वास्तविक संख्या पर परिभाषित होता तो क्या ये फलन आच्छादक होता? जी हाँ, तब हम सहप्रांत के सभी अवयव का प्री इमेज प्रांत में निकाल सकते थे। यानी 1 के लिए हम 0.5 सहप्रांत में हमें मिल जाता, क्योंकि 0.5 एक वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार 3 के लिए 1.5 एक वास्तविक संख्या है, एंड सो ऑन। इस प्रश्न में ये फलन आच्छादक नहीं है। इस वीडियो में हमने सीखा फलनों के प्रकार। अगली वीडियो में हम फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो संबंध एवं फलन का पार्ट 3 है। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे। फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। चलिए देखते हैं फलनों के संयोजन की परिभाषा क्या है। मान लीजिए कि f एक फलन है जो a से b पर परिभाषित है तथा g दूसरा फलन है जो b से c पर परिभाषित है। तब f और g का संयोजन GOF से निरूपित होता है तथा GOF a से c पर परिभाषित होता है। GOFX बराबर होता है g ब्रैकेट में fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी प्रत्येक x जो कि a में है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे पास अगर दो फलन है f तथा g और f का प्रांत a है तथा सह प्रांत b है, इसी प्रकार g का प्रांत b है और सह प्रांत c है, तो दोनों का संयोजन GOF द्वारा निरूपित होता है, जिसमें GOF का प्रांत a होगा और सह प्रांत c होगा। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ये मानते हैं हम कि एक समुच्चय A है जो कि फंक्शन f का प्रांत है। अब A के अंदर जितने भी अवयव हैं उसको हम x से डिनोट करेंगे। B फंक्शन f यानी फलन f का सहप्रांत है। तो इस प्रकार
f एक फलन है जो a प्रांत से b सह प्रांत पर परिभाषित है। तो अगर a का अवयव x है तो b का अवयव fx होगा। अब दूसरा फंक्शन जो है g, वो किस प्रकार परिभाषित होगा? g हमारा b से c पर परिभाषित है, तो c मान लेते हैं एक और समुच्चय है। अब g फंक्शन जो b से c पर परिभाषित है वो किस प्रकार दिया जाएगा? g ब्रैकेट में fx। तो इसको हम कहते हैं GOF जो a से c पर परिभाषित होगा, यानी हमने b को बीच में से हटा दिया है। अब GOF का मान बराबर होता है g ब्रैकेट fx के, तो इसको कहते हैं f और g का संयोजन। तो आप देख पा रहे होंगे कि g फंक्शन का जो प्रांत है वो एक्चुअली में f फंक्शन यानी f फलन का सह प्रांत है। इन शॉर्ट हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है GOF बराबर g ब्रैकेट में fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी प्रत्येक x जो कि a में है। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, मान लीजिए कि f 2, 3, 4, 5 से 3, 4, 5, 6 पर परिभाषित है और g 3, 4, 5, 6 से 7, 11, 15 पर परिभाषित है। ये दो फलन इस प्रकार हैं कि f2 बराबर है 3 के, f3 बराबर है 4 के, f4 बराबर है f5 के तथा ये बराबर है 5 के, यानी f4 और f5 दोनों का ही मान 5 है। g3 बराबर है g4 के तथा ये बराबर है 7 के, यानी g3 और g4 दोनों का मान 7 है तथा g5 और g6 का मान 11 है। तो हमें GOF ज्ञात करना है। तो GOF निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले देखते हैं फंक्शन क्या क्या है, यानी फलन क्या क्या है। f हमारा फलन है जिसका प्रांत है 2, 3, 4, 5 तथा सह प्रांत है 3, 4, 5, 6। g एक फलन है जिसका प्रांत है 3, 4, 5, 6 और सह प्रांत है 7, 11, 15। तो अब हमें निकालना है GOF। GOF के लिए अब GOF का प्रांत क्या होगा? जो f का प्रांत है, और GOF का सह प्रांत क्या होगा? जो g का सह प्रांत है। यानी GOF जो है वो 2, 3, 4, 5 से 7, 11, 15 पर परिभाषित होगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि प्रांत और सह प्रांत में इनके क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। हम क्या करते हैं, f के सह प्रांत को और g के प्रांत को बीच में से हटा देते हैं और इस प्रकार हमें GOF का प्रांत तथा सह प्रांत प्राप्त होता है। चलिए अब मान निकालते हैं। दिए हुए वैल्यूज को यहाँ पर लिखते हैं। f हमें दिया हुआ है, g दिया हुआ है तथा ये सारे मान हमें प्रश्न में दिए हुए हैं। अब हमें निकालना है GOF। तो देखते हैं GOF 2 पर क्या होगा। GOF ब्रैकेट 2 हमने लिखा है, तो ये बराबर होगा संयोजन की परिभाषा से g ब्रैकेट में f2। अब यहाँ पर f2 का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है। f2 का मान क्या है? f2 का मान है 3। तो हम क्या करेंगे, हम इस f2 को 3 से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा g ब्रैकेट में 3। अब देखिए g3 का मान क्या है, तो g3 का मान है 7, तो g3 बराबर हो जाएगा 7 के। तो इस प्रकार हमें GOF 2 मिल गया है 7 के बराबर। चलिए अगला मान निकालते हैं GOF 3 का। तो GOF 3 किसके बराबर होगा? फिर से हम संयोजन की परिभाषा से ये हो जाएगा g ब्रैकेट में f ब्रैकेट 3 ब्रैकेट क्लोज, यानी ये होगा हमारा g ब्रैकेट में f3। अब आप फिर से देखिए f3 का मान क्या है? f3 का मान है 4, तो हम यहाँ पर f3 की जगह पर 4 को प्रतिस्थापित करेंगे, ये आ जाएगा हमारा g ब्रैकेट में 4। अब हम क्या करेंगे, हम g4 का मान देखते हैं कहाँ पर है। तो g4 का मान है 7, यानी कि GOF 3 भी हमारा 7 के बराबर आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे,
अब अगला मान निकालेंगे 4 पर, यानी GOF 4। तो GOF 4 बराबर हो जाएगा G ब्रैकेट में F4, वहां फिर से F4 का मान रखेंगे। यहाँ पर F4 का मान क्या है? 5, यानी ये हो जाएगा G5। अब हम G5 का मान रखेंगे। तो G5 का मान क्या है? G5 का मान है 11, यानी ये बराबर हो जाएगा 11 के। अब बचा हमारा आखिरी अवयव यानी कि 5। तो अब हम निकालेंगे GOF 5, जो बराबर होगा G ब्रैकेट में F5। अब हम F5 का मान देखते हैं। F5 का मान है 5, तो वो हमने यहाँ पे रखा है G ब्रैकेट में 5, तथा G5 का मान है 11। तो इस प्रकार हमने GOF की सारे मान याद कर लिए हैं। GOF 2 पर, 3 पर, 4 पर तथा 5 पर। इस वीडियो में हमने सीखा फलनों का संयोजन, यानी कि GOF बराबर होता है G ब्रैकेट में Fx। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय फलन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। तो ये है पार्ट 4 संबंध एवं फलन का, जिसको इंग्लिश में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे। व्युत्क्रमणीय फलन। चलिए देखते हैं परिभाषा व्युत्क्रमणीय फलन का। फलन f जो x से y पर परिभाषित है व्युत्क्रमणीय या फिर इनवर्टिबल कहलाता है यदि एक फलन g जो y से x पर परिभाषित है का अस्तित्व इस प्रकार है कि GOF बराबर Ix तथा FOG बराबर Iy। Ix का अर्थ है तत्समक जिसका प्रांत x है और Iy का अर्थ है तत्समक जिसका प्रांत y है, यानी GOF तथा FOG दोनों का ही मान तत्समक यानी कि आइडेंटिटी आ जाए, तब फलन g को फलन f का विलोम कहते हैं और इसे प्रतीक f इनवर्स यानी f की पावर -1 द्वारा प्रकट करते हैं। दाईं साइड पर एक चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं f एक फलन है जिसमें a की मैपिंग 3 पर जा रही है, b की मैपिंग 1 पर तथा c की मैपिंग 2 पर। f इनवर्स जो है यानी f का जो विलोम है वो f का बिल्कुल उल्टा है। जहाँ पर a की मैपिंग 3 पे जा रही थी तो यहाँ पर 3 की मैपिंग a पर जा रही है। b की मैपिंग 1 पे था तो यहाँ पर 1 की मैपिंग b पर है। इसी प्रकार c की मैपिंग 2 पर था तो यहाँ पर 2 की मैपिंग c पर है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। GOF बराबर I of x तथा FOG बराबर I of y है। इन दोनों को हम कहते हैं तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन। यानी GOF of x बराबर x के आ जाए, जहां पर कि x जो है वो f का प्रांत होगा, एंड FOGX भी x के बराबर आ जाए जहां पर x g का प्रांत है। तो ऐसे में हम इसको कहते हैं कि GOF बराबर आ गया है तत्समक फलन के एंड FOG बराबर आ गया है तत्समक फलन के। चलिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि f n प्रांत से y सह प्रांत हो जाता है और fx बराबर 4x जमा 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है जहाँ कैपिटल Y बराबर है स्मॉल y बिलोंग्स टू n। मतलब कि जो ये स्मॉल y है वो एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ पे y को हम 4x जमा 3 के रूप में लिखेंगे और x भी एक प्राकृतिक संख्या है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, साथ ही प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। चलिए हल देखते हैं। माना y बिलोंग्स टू कैपिटल Y है। y की परिभाषा द्वारा
प्रांत n के किसी अवयव x के लिए y बराबर हो जाएगा 4x जमा 3, जो हमें प्रश्न में दिया है। अब अगर हम इसको हल करें तो 4x जमा 3 बराबर है y के, और आगे होगा ये 4x बराबर y घटा 3, यानी कि x बराबर होगा y घटा 3 बटे में 4। अब आप देख सकते हैं कि हमने पूरे इक्वेशन को यानी समीकरण को y के टर्म में लिख लिया है, यानी हमें यहाँ से x का मान निकालना है। आपको भी हर प्रश्न में यही करना है, y बराबर जो भी टर्म है x में, वहां पे हमें x का मान ज्ञात करना है और पूरे समीकरण को y की टर्म में लिखना है, यानी x को एक साइड रखेंगे और बाकी सभी संख्या को दूसरी साइड रखेंगे। अब यहाँ से जो हमने x बराबर y माइनस 3 बटे में 4 प्राप्त किया है, इसको हम gy से परिभाषित करेंगे, यानी gy बराबर हो जाएगा y घटा 3 बटे में 4, और इस नए फलन g का प्रांत y होगा तथा सह प्रांत f। अब हम देखते हैं कि क्या ये g f का प्रतिलोम फलन है या नहीं। तो चलिए जांच करते हैं इसकी। हम सबसे पहले GOFX इसके लिए GOFX बराबर होगा g of fx परिभाषा द्वारा। अब हम जानते हैं कि fx का मान 4x जमा 3, तो हम क्या करेंगे, इस fx की जगह पर इस fx का मान रखेंगे, जो है क्या 4x जमा, ये बराबर हो जाएगा g ब्रैकेट में 4x जमा। अब 4x जमा 3, यहाँ से हमने fx का मान को प्रतिस्थापित किया है। अब क्योंकि ये फलन g का है तो हमें g फलन पता होना चाहिए। g फलन हमने परिभाषित किया है y घटा 3 बटे में 4। तो अब हम क्या करेंगे, gy में y को प्रतिस्थापित करेंगे 4x जमा 3 से। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 4x जमा 3 घटा 3 बटे में 4। अब आप इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होता है x। तो आप देख सकते हैं कि ये तत्सम फलन है, यानी GOFX जो है वो बराबर आ गया है तत्सम के, यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, यानी सभी x जो प्राकृतिक संख्या है, GOF जो है वो बराबर है I n, यानी तत्समक फलन जिसका प्रांत n। चलिए अब FOG निकालते हैं। FOG ऑफ y क्या होगा, FOG ऑफ y बराबर होगा f ब्रैकेट में gy के। gy का मान क्या है, gy का मान है y माइनस 3 बटे में 4। तो हम gy की जगह पर y माइनस 3 बटे 4 रखेंगे, ये हो जाएगा f ब्रैकेट में y माइनस 3 बटे में 4। अब क्योंकि फलन f में है, देखते हैं फलन f क्या है। फलन f है fx बराबर 4x जमा 3। तो अब हमें क्या करना है, अब y माइनस 3 बटे 4 हमें रिप्लेस करना है x से, तो हम x की जगह पर y माइनस 3 बटे 4 को प्रतिस्थापित करेंगे, ये आ जाएगा 4 ब्रैकेट में y माइनस 3 बटे 4 जमा 3। अब 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा y घटा 3 जमा 3। घटा 3 जमा 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और तो अब आप देख सकते हैं y तत्सम फलन है, जब स्मॉल y बिलोंग करता है कैपिटल y से, स्मॉल y कैपिटल Y में है। और अब आप देख सकते हैं कि FOG बराबर आ गया है तत्समक फलन, GOF बराबर आ गया IN के, हमारी संक्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों,
आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन का पार्ट 5। संबंध एवं फलन को इंग्लिश में रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट 5 में हम क्या पढ़ेंगे। द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं? वे